Hey guys, my name is Prashant and welcome to Study Hub. So, in the last video, we have discussed a topic which was the capacitance of a conductor. So, last video में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमें ये देखने को मिला था कि कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितनी होती है। सो आज सबसे पहला टॉपिक हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कैपेसिटर, कि हम किसी भी कैपेसिटर का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, उसके पीछे क्या आइडिया होता है, क्या प्रिंसिपल होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, जिसमें फर्स्ट होगा द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड होगा स्पेरिकल कैपेसिटर एंड द थर्ड वन विल बी द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर एंड लास्ट में थोड़े हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बेसिकली कैपेसिटी बताता है किसी भी कंडक्टर की कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है पोटेंशियल को इंक्रीज किए बिना। जैसे सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैंने एक्सटर्नली क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया है, उसके सरफेस में मैंने प्रोवाइड कर दिया है और उसकी वजह से पूरे कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर जाता है वी से। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता था क्यू बाय वी। अब इस कैपेसिटेंस के फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा है दैट अगर मैं चार्ज जो मैं बाहर से एक्सटर्नली दे रहा हूँ उसकी वैल्यू बढ़ती है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, बट साथ ही साथ अगर पोटेंशियल भी बढ़ता है तो कैपेसिटेंस भी कम हो सकता है। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो इसका मतलब कैपेसिटेंस अगर किसी भी बॉडी की बढ़ानी है तो आप जो बाहर से चार्ज दे रहे हो वो बढ़ना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए कंपैरेटिवली क्यू के, या फिर पोटेंशियल उतना ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। फिलहाल तो देखते हैं कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती थी। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती थी फैरेड। अब हम बनाने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर एक बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। सो सबसे पहला कैपेसिटर हम किस शेप का लें? तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक स्पेरिकल कैपेसिटर, यानी कि शेप कैसा उसका स्पेरिकल है और चार्ज आपको पता है सिर्फ सरफेस पे होता है। आइसोलेटेड भी लिखा हुआ है यहाँ पे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड मतलब जो इस स्पेयर है उसको हमने आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कैपेसिटेंस क्या होती है किसी भी आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर की। वो होती है 4πε0 R। अब मैं इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट करता हूँ कि भैया 1 फैरेड अगर मेरे को कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की करनी है तो उसके लिए रेडियस कितना रिक्वायर्ड है? तो उसके लिए रेडियस रिक्वायर होता है 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर। काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब हमें एक 9 × 10⁻⁶ किलोमीटर रेडियस का स्पेयर लेना पड़ेगा और उसकी कैपेसिटेंस होगी 1 फैरेड। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई अगर मुझे कैपेसिटर बनाना है तो एक स्पेरिकल कैपेसिटर तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इतने बड़े साइज़ का मैं कैपेसिटर लूँ और उसमें सिर्फ 1 फैरेड चार्ज स्टोर हो तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ सीधे सेकंड पे। तो सेकंड में हम लेने वाले हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर। एक सिंपल सा एक आइसोलेटेड कंडक्टर लेने वाले हैं। देखते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। सपोज मैंने इस शेप का ले लिया है एक आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? बाहर इसको आपने आइसोलेट करा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एयर। एयर की हेल्प से मैं इसको आइसोलेट कर रहा हूँ। तो बेसिकली होगा क्या, आप इसको चार्ज प्रोवाइड करते जाओ, मैं इसको चार्ज देते जाता हूँ। तो चार्ज मैं दे रहा हूँ किसी भी कंडक्टर को तो पोटेंशियल उसका राइज करते चले जाएगा। पोटेंशियल राइज करेगा इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है, देखो मैंने प्लस क्यू अगर इसको चार्ज देता हूँ तो इसमें से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन को निकलेंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कर रहा है धीरे धीरे इंक्रीज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो एयर तो वैसे भी क्या है हमारी, एयर तो इंसुलेटर की तरह काम करती है ना, क्योंकि क्या होती है, नॉन मेटल होती है। तो होता क्या है, देखो अगर मेरे पास सपोज एक एयर है, एयर का मैं एटम लेता हूँ, कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रॉन एक और आउटर ऑर्बिट भी ले लेता हूँ साथ ही साथ में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन को, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है कंडक्टर में। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैसे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट रेडियस के या आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्रांगली बाउंड होते हैं न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। बट यहाँ पे होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हो, चार्ज भी बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, बट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्राई करेंगे इस फेस में इकट्ठा होने की, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो है इस कंडक्टर का, वो एक दूसरे को ट्राई करेंगे अट्रैक्ट करने की। तो होगा क्या, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है कि ब्रेक डाउन होता है, जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब अगर उनका ब्रेक डाउन हो गया तो इट मीन्स आयंस में वो कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि सपोज एक ए बी एयर मॉलिक्यूल था, तो हुआ क्या, ए पॉजिटिव बन गया और बी नेगेटिव बन गया, तो इनका ब्रेक डाउन हो चुका है। अब अगर इनका ब्रेक डाउन हो गया तो आयन फॉर्म में इकट्ठा हो गए वहाँ पे उसके आसपास कंडक्टर के, आयंस फॉर्म में इकट्ठा होंगे तो चार्ज क्या स्टार्ट होने लगेगा, लीक करना स्टार्ट करेगा। अब चार्ज इस कंडक्टर का लीक होना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें करना क्या था, हमें चार्ज को यहाँ पे स्टोर करना था, बट चार्ज तो अपने आप अब लीक हो रहा है, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ इस आइसोलेटेड कंडक्टर को भी लेने का। तो यही होता है इसमें कि आप चार्ज बढ़ाओ कंडक्टर में, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ को इकट्ठा होने स्टार्ट होंगे, उस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब उनका एक ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा, आयंस में कन्वर्ट हो गए तो चार्ज होना स्टार्ट हो गया लीक। अब चार्ज हो गया यहाँ पे लीक, तो इसका मतलब इसने कैपेसिटर की तरह वर्क करना बंद कर चुका है। तो यानी कि जब हमने सेकंड एग्जांपल में एक आइसोलेटेड कंडक्टर लिया, तो उसकी भी कैपेसिटेंस आप ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, बट हमें कैपेसिटर बनाना है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करे, जिसकी फैरेड में वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो। अब हम लेने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर। ठीक है, उसको समझने से पहले हमें थोड़े से कुछ फॉर्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे पुराने। सो फर्स्ट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद होगा ना, जितना वर्क डन करना पड़ता है यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए। अब उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q बाय आर। आर होती है डिस्टेंस उस पर्टिकुलर चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे उस यूनिट चार्ज पे एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, v को अगर मेरे को इंक्रीज करना है, किसी का v इंक्रीज करना है, तो उसका r डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि किसी पर्टिकुलर चार्ज, जैसे कि ये मेरा चार्ज था q, इसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड था E। एक यूनिट चार्ज आप इन्फिनिटी से उठा के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट बी पे ले आए, तो ये तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी है, यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर। जैसे जैसे आर को कम करते जाओगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम करते जाओगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस यूनिट चार्ज का इंक्रीज करते जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और साथ ही साथ जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर ये जो क्यू चार्ज था वो नेगेटिव होता तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होती, अगर पॉजिटिव होता तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होती। तो ओवरऑल अगर मेरे को एक सिस्टम में टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सर्टेन पॉइंट पे, तो वो हम स्केलर मेथड से ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज मेरे पास सिर्फ दो ही पोटेंशियल हैं, एक है प्लस टाइप की और एक है आपकी नेगेटिव टाइप की। नेगेटिव मीन्स चार्ज आपका नेगेटिव है, तो ओवरऑल पोटेंशियल में डिक्रीज आता है, ओवरऑल पोटेंशियल में डिक्रीज ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव यानी कि दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एक सिस्टम है दो पॉजिटिव पोटेंशियल्स का, v1 प्लस v2 का, इसमें ओवरऑल पोटेंशियल में इंक्रीज आएगा। ये भी चीज़ समझ में आ चुका है हमें। तो अब चलते हैं, अब हम जो अरेंजमेंट बना रहे हैं अपनी कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, देखते हैं इस अरेंजमेंट में भी इंक्रीज होता है या नहीं होता। अब इस अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं कि एक कंडक्टिंग प्लेट लेने की जगह दो कंडक्टिंग प्लेट्स ले लेंगे। अब इसमें जो कंडक्टिंग प्लेट ए है उसको मैंने डायरेक्ट सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, इट मीन्स मैं इसको डायरेक्ट चार्ज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड कर दिया। पी एक पॉइंट होगा,
इस प्लेट पे, ठीक है। तो पी पॉइंट जो है उसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्लेट ए की वजह से है वीपी, ठीक है। अब जो प्लेट बी है उसमें होगा इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज उस फेस में इकट्ठा हो जाएगा जो पॉजिटिव के पास है, यानी कि प्लेट ए के पास है, और पॉजिटिव चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में इकट्ठा हो जाएगा। इट मीन्स बी के राइट साइड वाले फेस में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो ये पॉइंट पी है उस पर पोटेंशियल होगी इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी जो बी पे है, ठीक है। उसको, और वो नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल होगी पॉइंट पी पे वो भी नेगेटिव होगी उसकी वजह से। सपोज मैं उसको कहता हूँ वी एक्स, तो ओवरऑल पोटेंशियल हो गई पॉइंट पी पे वी पी माइनस वी एक्स। अभी रुकिए, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज भी देखने को मिल रहा है इधर, ये पॉजिटिव चार्ज भी पॉइंट पी पे पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, वो सपोज मैं कर लेता हूँ वी वाई। तो ओवरऑल पोटेंशियल पॉइंट पी पे हो जाती है हमारी वी पी, जो प्लेट ए के खुद की वजह से लग रही है, माइनस वी एक्स प्लस वी वाई, ये हो चुकी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि वी एक्स का वैल्यू ज़्यादा है या वी वाई का वैल्यू ज़्यादा है। देखिए वी एक्स पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज की वजह से, अब नेगेटिव चार्ज पॉइंट पी के ज़्यादा पास है कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज के। अब आपको पता है जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतनी पोटेंशियल डिक्रीज करती है, तो वी एक्स और वी वाई में से कौन सा पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए? वी एक्स पोटेंशियल ज़्यादा होगा बट नेगेटिव में होगा, तो वी एक्स ग्रेटर है देन वी वाई से। तो ओवरऑल पोटेंशियल में क्या चेंज आया? वी एक्स ज़्यादा है वी वाई से, जितना आप उसमें ऐड कर रहे हो उससे कम आप उसमें, जितना ज़्यादा उसमें आप ऐड कर रहे हो उससे ज़्यादा ही आप उसमें सबस्ट्रैक्ट कर दे रहे हो बेसिकली। तो ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगी। ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज कर गई तो कैपेसिटेंस में क्या चेंज है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तो ये होता है ना, क्यू बाय वी। ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज करी है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे कैपेसिटेंस इस केस में। देखा, तो इस अरेंजमेंट में हमें थोड़ा तो बेनिफिट हुआ ही है कि भैया हमारी कैपेसिटेंस बढ़ गई है, बट मुझे थोड़ी नहीं बढ़ानी है, मुझे बहुत सारी बढ़ानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जो बी प्लेट है उसका राइट फेस अर्थ कर देता हूँ। तो मैंने इसको अर्थ कर दिया तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चले गया, सारा पॉजिटिव चार्ज ही अर्थ में चले गया, तो वी वाई वाला टर्म ही खत्म हो गया। पहले एटलीस्ट थोड़ा तो अपनी तरफ से इंक्रीज करने के ट्राई कर रहा था ये प्लेट बी से पोटेंशियल, अब तो पूरा का पूरा ओवरऑल ही डिक्रीज आएगा वी पे, वी एक्स से, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, पोटेंशियल और ज़्यादा डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो चुका है कि हमें एक प्लेट ए लेनी है और एक प्लेट बी लेनी है। प्लेट ए को डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है सर्किट से, यानी कि उसको चार्ज डायरेक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं और बी में इंड्यूस होगी, और बी का ऐसा फेस जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अर्थ कर देना है। अब देखो क्या होगा, थोड़ा सा और आइडिया ले लेते हैं कि ए पे मैं जो चार्ज प्रोवाइड कर रहा था थोड़ा उसको और बढ़ा देता हूँ, क्यू से थोड़ा और बढ़ा दिया, क्यू वन और दे दिया, पहले से क्यू दे ही रखा है मैंने, क्यू वन और दे दिया, तो होगा क्या, जो आपका प्लेट बी है वहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा माइनस क्यू वन से। क्यों क्यों बढ़ जाएगा, खुद सोचिए। इंडक्शन उतना ही तो होगा जितना पॉजिटिव चार्ज ए पे है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ए पे तो नेगेटिव चार्ज भी बढ़ गया ए पे। नेगेटिव चार्ज अगर ए पे बढ़ जाएगा तो उसकी पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज करी तो वी वापस से कम हो गया। तो कैपेसिटेंस ओवरऑल बढ़ते जा रही है जैसे जैसे प्रोवाइड कर रहे हैं हम प्लेट ए को चार्ज। तो यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है कैपेसिटर, इसी कैपेसिटर का हम यूज़ करने वाले हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर अब। तो यहाँ पे हम देखने वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या साइन होता है। कुछ ऐसा सा साइन होता है, दो पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये होगा एक फिक्स कैपेसिटर, यानी कि जिसकी वैल्यू एक सर्टेन है कि भाई इसकी वैल्यू है सिर्फ 4 फैरेड, तो 4 फैरेड ही रहेगी, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती ना कम हो सकती है। और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, पैरेलल प्लेट बनाओ, बीच में एक एरो बना दो, बन गया। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि आप इसकी कैपेसिटेंस कम ज़्यादा कर सकते हो, 3 फैरेड भी कर सकते हो, 4 फैरेड भी कर सकते हो, 5 फैरेड भी कर सकते हो, 6 फैरेड भी कर सकते हो, कितनी भी कर सकते हो। तो भाई ये था कैपेसिटर। तो पहले हम देखने वाले हैं कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस, तो पहले उन पे ही चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर्स या फिर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स।
फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, कैपेसिटेंस बेसिकली जो चार्ज स्टोर कर सकती है कोई भी कंडक्टिंग सरफेस जब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ एक यूनिट इंक्रीज कर रहा है, और कैपेसिटर बेसिकली ऐसे डिवाइसेस जिनकी कि ये कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमने अभी जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए उसमें ये चीज़ समझ में आ गई कि एक कंडक्टिंग सरफेस लेने की जगह दो कंडक्टिंग सरफेस अगर हम लेते हैं तो कैपेसिटेंस हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग सरफेस है, ये इसका पोटेंशियल है वी पॉजिटिव, दूसरी कंडक्टिंग सरफेस है उसका पोटेंशियल है वी नेगेटिव। तो अगर एक पॉइंट पी लाई करेगा कहीं यहाँ पे या फिर इस सरफेस पे, तो उसकी पोटेंशियल हो जाएगी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी प्लस जो है माइनस वी नेगेटिव। ठीक है, तो एट लास्ट होगा क्या, कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, सॉरी, क्यू बाय वी। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कम ही होगा तो डिक्रीज कर गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गई। तो बेसिक सा इसका सिंपल प्रिंसिपल है कि एक कैपेसिटर लेने की जगह दो कैपेसिटर हमें लेने हैं, कैपेसिटर नहीं कंडक्टर्स बोल सकते हैं आप। तो अब हम देखते हैं कि भाई इनका अरेंजमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला अरेंजमेंट तो हम देख चुके हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। करेंगे क्या इसके अंदर, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स लेनी है हमें, कंडक्टिंग प्लेट्स, और दोनों को पैरेलली अरेंज करना है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, स्पेरिकल कैपेसिटर्स। ये क्या होते हैं, हमें एक स्पेयर लेने की जगह दो स्पेयर लेने देखने को मिल रहा है हमें, ये एक स्पेयर है ये दूसरा स्पेयर है। ठीक है, अब और थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अंदर हम दो हॉलो सिलेंडर्स लेंगे, एक ये वाला लिया है एक दूसरा वाला लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ कि बेसिकली इसका अरेंजमेंट करते कैसे हैं और इसके एट लास्ट कैपेसिटेंस आती कितनी है। तो यही चलेगा, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ेंगे विच इज़ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं जिनका एरिया है ए एंड सेकंड का भी ए। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए, और मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ कि जो पहली प्लेट है जिसका एरिया ए था उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसकी है माइनस सिग्मा। तो चार्ज कितना कितना हो जाएगा दोनों में, सिग्मा बाय ए, दूसरे में कितना होगा माइनस क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय ए। ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, इसमें इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा। अब मैं एक पॉइंट पी लेता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरे को कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाय वी। वी फाइंड आउट करना है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो वी का फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट के केस में ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है। तो ई फाइंड आउट करने के लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, कहीं पे भी ले लो, यहाँ पे हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं। अब इस पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से वर्क करेंगे। देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट हो रहा होगा। और भी कुछ चार्जेस होंगे, जैसे सपोज पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे होगा, पॉजिटिव चार्ज साइड, पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे भी होगा। तो वो दोनों पॉजिटिव चार्ज तो इस पे अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस बॉडी पे एक्सपीरियंस हो रहा है पॉइंट पी पे वो है इनर सरफेस ऑफ प्लेट ए एंड इनर सरफेस ऑफ प्लेट बी। तो कितना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी देख लेते हैं। तो वो होगा इस प्लेट के इनर सरफेस की वजह से कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से भी हो रहा होगा, वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने पढ़ा था गॉस लॉ में कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है किसी भी सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहाँ पे सीधे सीधे हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है जो कि एक किसी सरफेस पे है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे लग रहा है इसकी वजह से और इसकी वजह से, सिर्फ दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को उनको क्यों नहीं ऐड करा, बिकॉज शील्डिंग की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फाइंड आउट कर लेते हैं साथ ही साथ वी। सो वी हो जाएगा ई इंटू डी, इट मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू
डी। ये वी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात कर लेते हैं सी की भी साथ ही साथ। तो सी होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज अभी अभी मैंने बताया था सिग्मा अपॉन ए है, तो सिग्मा बाय ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सिग्मा डी बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में डिवाइड में है तो यानी कि न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चल जाएगा। तो कैपेसिटेंस किसी भी पैरेलल प्लेट का है, जो कैपेसिटर है मेरे पास पैरेलल प्लेट का, उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस में पैरेलल प्लेट के बारे में ही पूछते हैं, बाकी अगर स्पेरिकल के क्वेश्चन है तो वो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड होते हैं। तो यानी कि सी किस किस पे डिपेंड है, परमिटिविटी पे, एरिया, प्लेट के जो एरिया है जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, बट हाँ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम होना चाहिए, ये चीज़ है। तो अब चलते हैं अगले टाइप में। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं स्पेरिकल कैपेसिटेंस। अभी अभी हमने देखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, अब हम देखने वाले हैं स्पेरिकल कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे, दो हॉलो स्पेयर्स लेंगे, एक का रेडियस ए है, दूसरे का रेडियस बी है। जो आउटर हॉलो स्पेयर है उसको मैं चार्ज क्यू प्रोवाइड कर देता हूँ कहीं से, तो जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज वो कुछ यूनिफॉर्मली उस पूरे हॉलो स्पेयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो अब मेरे को बताओ कि जो दूसरा स्पेयर है उसमें कितना चार्ज इंड्यूस होने वाला है, इस वाले में नेगेटिव चार्ज कितना, माइनस क्यू। ठीक है, तभी तो वो क्या कर पाएगा, शील्डिंग करवाएगा ना इस कैविटी की, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी कैविटी में, ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है भैया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सब चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो होता क्या, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे गॉस लॉ। ठीक है, तो एक पॉइंट P हम यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना देंगे जिसका रेडियस हो जाएगा R। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E A इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ए एरिया किसका, जो वो पॉइंट P है उसके अराउंड जो स्पेयर है, तो वो होगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एक स्पेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप ये याद करो कि फ्लक्स के टाइम पे तो हम क्या करते थे, एंगल भी लेते थे ना बीच का, ई डॉट डी एस फॉर्मूला होता था, तो हमने यहाँ पे एंगल पिन लिया, अगेन वही चीज़, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे को डायरेक्शन पहले से पता है, इनवर्ट है। अगले वाले फॉर्मूले में जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, जो हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन V एंड E में, वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ हम पुट कर देंगे, हमें पता है E अंदर को है, इनवर्ट डायरेक्शन को है, DR आउटवर्ड डायरेक्शन को है, तो एंगल वहाँ पे 180 हो जाएगा। तो ये इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और कुछ चीज़ इसमें आपको दिक्कत आ सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, तो पॉइंट P यहाँ होता है, यहाँ पे होता है। देखो क्या होता है कि जब भी एक क्लोज सरफेस होती है, ये क्लोज सरफेस है, इसका आउटसाइड वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो अंदर आ नहीं सकता बिकॉज ऑफ शील्डिंग। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी एक कंडक्टर की, तो वहाँ पे ये होता है। अब देखो यहाँ होता क्या है, बेसिकली हम जो बीच के डिस्टेंस है दोनों स्पेयर्स के वो काफ़ी कम लेते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही लेते हैं हमारे हर एक पॉइंट पे। तो जब V फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होगा माइनस इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। अब पहले देखते हैं DR और E के बीच का एंगल। देखो ये जो DR होगा आपका वो आउटवर्ड डायरेक्शन को होगा, क्योंकि A है यहाँ पे और B है यहाँ पे। ठीक है, A डिस्टेंस है यहाँ पे सेंटर से और B डिस्टेंस है यहाँ पे, तो हम धीरे धीरे बाहर को बढ़ रहे हैं, तो DR होगा बाहर को, आउटवर्ड डायरेक्शन को, और E का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, वो हो गया इनवर्ड डायरेक्शन को। तो एंगल हो गया दोनों के बीच का 180। तो होता क्या है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ई डी आर कॉस 180 होता, तो वो कितना वैल्यू देता, -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं भैया इसकी जो लिमिट्स रखनी है वो क्या होंगी। सबसे लोअर मोस्ट लिमिट हो जाएगी A, अपर मोस्ट लिमिट हो जाएगी B, बिकॉज डिस्टेंस डी आर की स्टार्ट होगी A से B की तरफ को। A B माइनस माइनस प्लस हो चुका है, इज इक्वल्स टू E का वैल्यू पुट करने वाले हैं, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देंगे सीधे,
क्यू अपॉन 4πε0। अंदर बचेगा 1/r², इट मीन्स r⁻⁻2 dr इंटीग्रेशन a/b। इतना हमने करना है इसको इंटीग्रेट। देखते हैं क्या हो सकता है। r⁻⁻2 कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन का, x⁻n dx विच इज n+1 हो जाती है पावर x की अपॉन n+1 हो जाता है। तो r-2+1 अपॉन -2+1 यानी कि r-1। r-1 का मतलब 1/r और माइनस का साइन साथ में होगा। लिमिट है a to b। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई इसकी, और ये भूलना मत लिखना, मैंने अभी थोड़ा जल्दी में करा है तो ये साथ में होगा यहाँ पे। सो हुआ क्या यहाँ पे, q/4πε0 वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे इनकी, तो क्या होगा -1/b माइनस ऑफ -1/a। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 1/a माइनस 1/b। सो v भी फाइंड आउट हो चुका है, c फाइंड आउट कर लेते हैं। c का फॉर्मूला है q/v विच मीन्स q/4πε0 1/a माइनस 1/b। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4πε0 न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो 4πε0 नीचे हम एलसीएम ले लेंगे और वो हो जाएगा b माइनस ए। सो एट लास्ट कैपेसिटेंस आ गई स्पेरिकल फॉर्म में कितनी, 4πε0 ab अपॉन b माइनस ए, जहाँ पे 4πε0 का वैल्यू पता है, a है इनर स्पेयर का रेडियस, b है आउटर स्पेयर का रेडियस, b है फिर से वही आउटर स्पेयर का रेडियस माइनस a। तो ये होती है कैपेसिटेंस। सो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस या फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पे अगेन हमने दो सिलेंडर्स ले लिए हैं जिनका लेंथ होगा l, रेडियस हो जाएगा a और आउटर जो सिलेंडर है उसका रेडियस हो गया b, दोनों होंगे हॉलो। अब देखो होता क्या है, जो l लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है a और b से। मैं कह सकता हूँ कि l इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a एंड b। तो इस केस में होता क्या है, अगर ये a और b काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं l से, तो हम इसको सरफेस की जगह सीधा लाइन चार्ज की तरह ही यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो इनर और आउटर जो आपका सिलेंडर है उनकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा एक की नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो भाई लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, q/l होगा, नहीं होगा। तो ये आगे जाके हमें बेनिफिट करेगा। अब गॉस लॉ हम यहाँ पे लगा देंगे। जब हम एक पॉइंट P कहीं पे अज्यूम करेंगे तो पहले जो ये वाली प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, जो सिलेंड्रिकल आपकी ये प्लेट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, अंदर वाली में नेगेटिव चार्ज होगा। अभी चार्ज होगा भी कितना, लैम्डा l। कितना चार्ज है, लैम्डा l। इसमें भी कितना चार्ज होगा, माइनस लैम्डा l। पॉइंट P आप लेंगे यहाँ पे, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस का हमने फॉर्मेशन कर दिया जिसका रेडियस होगा r और कुछ इस तरह से होगी। लेंथ कितनी हो जाएगी उस गॉसियन सरफेस की, l। तो भैया फ्लक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, E इंटू एरिया कितना होगा उस गॉसियन सरफेस का। क्या एरिया होता है किसी भी सिलेंडर का, एरिया होता है 2πr_l। 2πr_l हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, ठीक है, ये पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखो जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते थे तो वो फॉर्मूला तो नॉर्मल क्या होता था, E.A होता था, जहाँ पे वेक्टर फॉर्म में हम लेते थे लेकिन स्केलर आता था, ठीक है। अब देखो डॉट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे को डायरेक्शन पहले से पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर को है, तो मेरे को उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। अगले वाले फॉर्मूले में जब मैं v का फॉर्मूला यूज़ करूँगा वहाँ पे मेरे को डायरेक्शन लगानी होगी, तो मैं dr को कहाँ को लूँगा, आउटवर्ड, e को इनवर्ड ले लूँगा क्योंकि डायरेक्शन मेरे को पता है। तो यहाँ पे इतना करके कोई बेनिफिट था नहीं, तभी मैंने सीधे ले लिया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मेरे को डायरेक्शन पता है। अगर आंसर नेगेटिव में आ भी जाता तो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन को है, तो इज इक्वल्स टू q विच इज़ लैम्डा l अपॉन ε0। सो E का वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट हो जाता है लैम्डा और साथ में आएगा l 2πr
एल भी ले लेते हैं, वही एल है, एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर आया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इतना आ चुका है। अब मुझे फाइंड आउट करना है वी। सो वी फाइंड आउट करते टाइम क्या होगा, हम v का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो, विच इज़ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। हमें ई और आर का डायरेक्शन चाहिए ना इस केस में, तो हमें पता है ई है इनवर्ट और डी आर है आउटवर्ट, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो इट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला है ई डी आर कॉस 180 हो जाता, तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो जाता। तो सिंपल फॉर्मूला बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अब यहाँ पे डी आर के लिमिट्स देखते हैं, अगेन वही होंगी ए टू बी, इनर रेडियस और अपर रेडियस। ई का वैल्यू पुट कर देंगे, ई का वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करा था, वो था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट है इसका, और आर भी था डिनोमिनेटर में, उसको हम अंदर लिखेंगे, तो 1 अपॉन आर डी आर पुट कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने वाले, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन आर का क्या हो जाता है एल एन आर। सो लिमिट्स थी ए टू बी, सो ए बी एल एन आर। तो यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एल एन बी माइनस एल एन ए। जब भी लॉग के फॉर्मूले में बीच में सब्सट्रैक्शन का साइन होता था, इट मीन्स बी और ए यहाँ पे एक दूसरे के डिवाइड में है। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए। वी फाइंड आउट कर लिया, बट एट लास्ट हमारा गोल था क्या, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, विच इज क्यू बाय वी। क्यू का वैल्यू क्या था, अभी अभी देखा था लैम्डा एल अपॉन वी, अभी अभी हमने फाइंड आउट करा है, ये है पूरा का पूरा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाय ए। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चल जाएगा बिकॉज डिवाइड में है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए। सो कैपेसिटेंस दो हॉलो कैपेसिटर्स की हो जाती है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल उसकी लेंथ अपॉन एल एन बी बाय ए। बी आउटर सिलेंडर की रेडियस, ए इनर सिलेंडर का रेडियस। अब एल एन में आंसर आया है, लॉग में अगर आपको चेंज करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, और यहाँ पे एल एन की जगह लॉग दिख दो। तो भाई ये हैं सारी एप्लीकेशंस कैपेसिटर्स की, जब हम दो पैरेलल प्लेट्स लेंगे। तो अब इस चैप्टर में जो जो फॉर्मूला हमने देखे हैं उनको वापस से एक बार रीड करते हैं। सो फर्स्ट फॉर्मूला कैपेसिटेंस का था, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, जहाँ पे Q होता है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं चार्ज किसी भी कंडक्टर को, एंड V जो उसकी पोटेंशियल में इंक्रीज या डिक्रीज आता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सेकंड फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी हमेशा कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहाँ पे ए होगा उसका एरिया किसी भी एक सिंगल प्लेट का और डी डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों फॉर्मूले पे जो जो क्वेश्चन है हम उनको ट्राई करते हैं, बट जब वो क्वेश्चन करेंगे तो कुछ पुराने फॉर्मूले भी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, विच वुड बी, सपोज मेरे पास एक प्लेट है जिसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो डेंसिटी होगी चार्ज की यहाँ पे वो होगी क्यू बाय ए। क्यू जितना उसमें चार्ज है, ए जो इस एरिया है उस प्लेट का। सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पी है सपोज, उस पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एक्सपीरियंस होता है, उसका फॉर्मूला होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मेरे पास सपोज दो पॉजिटिव चार्ज हैं, उन दोनों को पास लेके आओगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में डिक्रीज आएगा। दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जब पास लेके आएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो अब कुछ फॉर्मूले इसके देखने वाले, सॉरी फॉर्मूले हमने देख लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 × 10⁻12 electrons are transferred from one conductor to another of a capacitor, a potential difference of 10 volt develops between the two conductors. Calculate the capacitance of the capacitor. C फाइंड आउट करना है आपको, कैपेसिटर जो कैपेसिटर आपको दिया है उसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है क्यू की, और जितना पोटेंशियल में इंक्रीज आया है।
तो कितना पोटेंशियल में इंक्रीज आया है, 10 वोल्ट, ये पता चल गया। अब Q की बात करें तो Q फाइंड आउट होगा Ne से, क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए इतने, N हमें गिवन है, और E आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो फॉर्मूला पूरा आपको बना के दिया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the potential difference across a capacitor is reduced by 120 volt, the charge on the capacitor changes from 360 microcoulomb to 120 microcoulomb. What is the capacitance of that particular capacitor? तो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मैं 120 वोल्ट से रिड्यूस कर देता हूँ, यानी कि इनिशियली मेरी अगर सपोज पोटेंशियल था V, तो मैंने उसको रिड्यूस कर दिया 120 से, तो हुआ क्या, मेरा चार्ज भी रिड्यूस कर गया 360 माइक्रोकूलम से, कितना हो गया, 120 माइक्रोकूलम हो गया। पहले मेरे पास 360 माइक्रोकूलम चार्ज था, 120 माइक्रोकूलम चार्ज है। तो आपको बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगी उस पर्टिकुलर कंडक्टर की। देखो एक चीज़ है, कैपेसिटेंस हमेशा कांस्टेंट होती है क्योंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थी। इट मीन्स आप चार्ज कम करो या वोल्टेज कम करो ज़्यादा करो, कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस पर्टिकुलर कंडक्टर की, ठीक है। तो इट मीन्स दोनों केसेस में कैपेसिटेंस तो सेम होगी। तो पहले केस में कैपेसिटेंस निकालते हैं जब इनिशियली मैंने ये वर्क नहीं किया। तो देखो इनिशियली मेरे पास चार्ज था 360 माइक्रोकूलम, तो 360 माइक्रोकूलम है, उसको चेंज कर देंगे इंटू 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, और तब थी मेरी वोल्टेज V। अब हो गया चार्ज 360 से 120, यानी कि अब चार्ज बचा 120 इंटू 10⁻⁻6, और अब हो चुका है V कितना, V माइनस 120, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस देखना होता है ना। तो अब टोटल कितना यहाँ पे होगा, V माइनस 120, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, V माइनस 120। दोनों को कंपेयर करेंगे, किसका वैल्यू आ जाएगा, V का। तो V का वैल्यू आ गया 180 वोल्ट। अब उसके बाद करना क्या है, इसी फॉर्मूले में वापस पुट कर दो, V का वैल्यू, कैपेसिटेंस आपकी आ जाएगी। तो देखिए ये दो क्वेश्चन थे इन फॉर्मूले पे बेस्ड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है, टू पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर्स हैव देयर प्लेट एरियाज 100 and 500 centimeter square respectively. If they have the same charge and potential and the distance between the plate of the first capacitor is 0.5 millimeter, what is the distance between the plate of the second capacitor? ठीक है, तो बेसिकली हमें दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेने हैं, एक ये रहा एक ये रहा। पहले वाले के हर एक प्लेट का एरिया दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरे वाले का दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पहले वाली प्लेट का कह देते हैं सपोज, और सेकंड प्लेट जो एरिया है दूसरे कैपेसिटर के पहली प्लेट का, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बोल रहा है कि भाई चार्ज भी आपने सेम दे रखा है, क्यू चार्ज इसको दिया है तो क्यू चार्ज इसको ही दिया है, और पोटेंशियल भी दोनों प्लेट्स में क्या है, सेम है, ठीक है। पोटेंशियल दोनों प्लेट्स में सही सेम है, मतलब V। तो पोटेंशियल भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम होने वाला है। C1 इज इक्वल्स टू C2 हो जाएगा, कैसे, Q/V इक्वल ही आएगा। तो उसने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज 0.5 मिलीमीटर। तो ये डिस्टेंस दी है 0.5 मिलीमीटर, आपको निकालनी है सेकेंड की। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, एप्सिलॉन नॉट A/D ये होता है। तो एप्सिलॉन नॉट A1D1 ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट A2D2। एरिया फर्स्ट प्लेट का पता है, सेकंड प्लेट का भी पता है, मतलब जो सेकंड कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट का पता है, डिस्टेंस फर्स्ट वाले का पता है हमें, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है, तो एक ही वेरिएबल है, तो उसका वैल्यू आ गया 2.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन करने थे। अब और फॉर्मूले देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले और बचते हैं हमारे। अगला फॉर्मूला क्या आता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग चार्जेस Q1 एंड Q2। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच का एक कैपेसिटर में जिनमें चार्जेस है Q1 एंड Q2, तो वो होता है V इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2C। यानी कि दो पैरेलल प्लेट्स लिए, दोनों को इस बार चार्ज हमने सेम नहीं दिया, डिफरेंट दिया है, तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स का ये होता है,
ठीक है, जो वहाँ पे पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर का फॉर्मेशन हुआ उसमें, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे प्रूफ होता है ये फॉर्मूला। तो देखते हैं, द two identical metal plates are given charges q1 and q2 where the charge in q2 is smaller than charge in q1 respectively. If they are now brought close together to form a parallel plate capacitor with capacitance C, what will the potential difference between the plates? दो identical metal plates दिए हैं, आइडेंटिकल दिए हैं यानी कि एरिया सेम है दोनों प्लेट्स का, और बोल रहा है कि यहाँ पे दोनों प्लेट्स को लेकिन चार्ज अलग 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 दिया है हमने, Q1 दिया है इसको और Q2 दिया है सेकेंड प्लेट के चार्ज को। तो दोनों को पास लेके आ रहे हैं और उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस है C। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट D/A। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए E और D, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो V/D इज इक्वल्स टू E होता था पैरेलल प्लेट के केस में, हमने पढ़ा हुआ है। तो हमें पता होनी चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। देखो एक पैरेलल प्लेट है, एक पैरेलल प्लेट है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो प्लेट्स हैं यहाँ पे दो और दोनों में चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस हो जाएगा एक दूसरे से, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो पहले वाली सपोज प्लेट में जो हमारा उसने बताया था चार्ज कितना है, उसमें चार्ज था Q1, तो उसकी डेंसिटी मैं दिखा देता हूँ सिग्मा 1 से, और दूसरे में है Q2 तो इसकी दिखाता हूँ मैं डेंसिटी सिग्मा 2 से अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से मैं यहाँ पुट कर दूंगा। देखो और सिग्मा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला होता है, Q बाय एरिया। तो यहाँ पुट कर देंगे Q1/A, यहाँ पे पुट कर देंगे Q2/A। तो सीधे इस क्वेश्चन को ही देखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी फिर। तो पुट कर दिया है हमने, तो यहाँ पे इसने पुट किया तो एट लास्ट आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट A मल्टीप्लाई में Q1 माइनस Q2। तो E फाइंड आउट कर लिया, D से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए रहा D। अब ये D ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, तो डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी एप्सिलॉन नॉट A/D, ये किसका फॉर्मूला होता है, C का। तो इसकी जगह पुट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया Q1 माइनस Q2/2C। तो ऐसे ही आपका जो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा वो प्रूव हो जाता है। बाकी यहाँ पे हमने कैपेसिटेंस देखने वाले हैं एक स्पेरिकल कैपेसिटर का जो होता है 4 एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, जहाँ पे A होता है इनर रेडियस, B होता है आउटर रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला था 2 एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉग EB/A, यही होता है। ठीक है, अगर मैं बेस में E जो है उसको हटा के 10 लाऊं तो वहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से। L क्या होती है, लेंथ ऑफ के सिलेंडर। A और B क्या होता है, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। सो द क्वेश्चन सेज a sphere of radius 0.03 meter is suspended within a hollow sphere of radius 0.05 meter. If the inner sphere is charged to a potential of 1500 volt and the outer sphere is earthed, find the capacitance and the charge on the inner sphere. तो बता रहा है कि इनर स्पेयर में चार्ज है 1500 और आउटर स्पेयर में है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 0 विच मीन्स 1500 वोल्ट। अब स्पेयर का रेडियस भी आपको गिवन है, इनर रेडियस का दे रखा है 0.03 यानी कि A हो गया इतना, B का भी दे रखा है 0.05। ठीक है, तो आपको चाहिए क्या होता है फॉर्मूले में, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, B A आपको गिवन है। ठीक है, A भी गिवन था, B भी गिवन था, तो आपको इसमें पुट करना है। तो पहले निकाल दिया आपने कैपेसिटेंस फॉर्मूले से, देन उसके बाद आपको फाइंड आउट करना था क्या, चार्ज। ओके, चार्ज का फॉर्मूला होता है C/V, क्योंकि C का फॉर्मूला होता है Q/V। तो कैपेसिटेंस अभी अभी फाइंड आउट करा, V तो गिवन है 1500, तो चार्ज भी आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है फॉर्मूले बेस्ड है, जो स्पेरिकल के होंगे और सिलेंड्रिकल के होंगे। और देखिए बाकी जो भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं लाइक कोई दूसरी बुक के जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के या फिर कोई और अच्छी बुक के, तो वो हम लास्ट में चैप्टर के करते ही हैं, तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।